और चलिए उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बड़ी खबर मिल रही है चमोली से। यहां पर बद्रीनाथ धाम के सीवर का गंदा पानी अलकनंदा नदी में डाला जा रहा है। गंदे पानी को अलकनंदा में डाले जाने का वीडियो भी सामने आया है। बद्री धाम के पास ही सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाया गया है। मामले की जानकारी होने पर स्थानीय लोगों में भी प्रशासन के प्रति काफी ज्यादा नाराजगी मिली है। वहीं एसडीएम जोशीमठ कुमकुम जोशी ने कहा, जल्दी ही मौके पर पहुंचकर जांच की जाएगी। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। प्रशासन से लोग काफी ज्यादा नाराज नजर आ रहे हैं क्योंकि कई बार उन्होंने शिकायतें की हैं, बावजूद इसके कोई भी कार्रवाई होती हुई नजर नहीं आ रही है। अलकनंदा नदी में गंदा पानी डाला जा रहा है, जहां पर लोग सैलानी आते हैं, नहाते हैं और साथ ही देखिए गंदा पानी किस प्रकार से यहां पर डाला जा रहा है, जिसकी शिकायत कई बार की जा चुकी है, लेकिन प्रशासन की बेरुखी नजर आ रही है इस पूरे मसले पर। तो एक तरफ नदियों की सफाई पर करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट भी लगा है, और दूसरी तरफ गंदा पानी बड़ी मात्रा में लगातार अलकनंदा नदी में छोड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से नदी प्रदूषित हो रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रशासन को भी इस बात की जानकारी है, शिकायत कई बार की गई लेकिन सही कार्रवाई हुई नहीं है, सही एक्शन लिया नहीं गया, जिसकी वजह से नदी यूं ही प्रदूषित हो रही है। उधर मसूरी के मॉल रोड पर एक जेसीबी में शराब पीने का वीडियो सामने आया है। जेसीबी चलाते हुए उसका ऑपरेटर और साथी शराब पी रहे थे। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने जेसीबी को सीज कर लिया, साथ ही दोनों को गिरफ्तार भी किया है। तो ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जेसीबी में शराब पीने की तस्वीर जो वायरल हुई, जिसके बाद कार्रवाई हुई है और पुलिस ने इन दोनों को ही गिरफ्तार कर लिया। सार्वजनिक जगह पर बैठकर ये शराब पी रहे थे, नियमों को तोड़ रहे थे और ये ड्यूटी पर थे जिस वक्त शराब पार्टी कर रहे थे। पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया है और इनकी जेसीबी को जब्त कर लिया है। हरिद्वार में हर के पौड़ी पर एक लड़की पर अभद्र टिप्पणी करने पर बवाल खड़ा हो गया। हर की पैड़ी पर घूमने आए लड़की ने सिक्के बीनने वाले दो युवकों पर अभद्रता करने का आरोप लगाया, जिसके बाद युवती के साथ पहुंचे लोगों ने आरोपी युवकों की जमकर पिटाई कर दी। घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें कुछ लोगों के बीच में जमकर लात घूंसे चलते हुए नजर आ रहे हैं। हर की पैड़ी चौकी पुलिस के मुताबिक मामले में शिकायत नहीं मिली है, हालांकि मामले की जाँच की जा रही है। उधर ऋषिकेश में रिवर राफ्टिंग के दौरान लड़ाई हो गई और बताया जा रहा है कि यहां पर रिवर राफ्टिंग के दौरान लगभग हर रोज कोई ना कोई विवाद जरूर देखने को मिलता है। ताजा मामला राफ्टिंग के दौरान मारपीट का है, जिसमें राफ्टिंग संचालक और पर्यटक भिड़ गए आपस में, जिसके बाद एक दूसरे पर राफ्टिंग करने वाले चप्पू से ही इन्होंने हमला कर दिया। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं, बताया जा रहा कि हरियाणा से आए थे ये सैलानी, बीच गंगा में राफ्टिंग वालों से भिड़ गए। हालांकि इस मामले को लेकर दोनों पक्षों ने पुलिस में कोई शिकायत दर्ज नहीं करवाई है। ये गलत चीज है, आपस में लड़ना नहीं चाहिए और बीच गंगा में कुछ भी हो सकता है, जान का भी खतरा हो सकता है, कोई बचाएगा भी नहीं आपको। आप परिवार से इतनी दूर आते हैं, एंजॉय करने आते हैं, एंजॉय करिए, बेमतलब का लड़ाई पीट करके कोई फायदा नहीं होता है कहीं पे भी आ रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पर्यटकों के साथ, पर्यटकों से ही यहाँ का सारा वो चलता है, कारोबार यहीं से है, सब कुछ यहीं से है। बहुत गलत है, बहुत ज्यादा गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और रुड़की के सिविल लाइन इलाके में हरिद्वार दिल्ली रोड पर यूपी रोडवेज की बस बेकाबू होकर पेड़ से जा टकराई। गनीमत ये रही कि बस में सवार 41 यात्री में से 4 को हल्की चोटें आई हैं, जिसे अस्पताल भर्ती करवा दिया गया है। इधर चंपावत के बनबसा पुलिस ने 7 लोगों को जुआ खेलते गिरफ्तार किया है। इनके पास से 4 लाख रुपए की नकदी बरामद की गई। पकड़े गए सभी लोग नेपाल के कसिनो जा रहे थे, लेकिन बॉर्डर पर हो रही चेकिंग से डरकर वे सीमा पर स्थित जंगल में ही जुआ खेलने लगे। पुलिस टीम ने मलेरिया नाले के पास से जंगल में दबिश दी, जब तो जुआ खेल रहे इन आरोपियों को गिरफ्तार किया। चेकिंग करते हुए हम लोग गश्त करते हुए जा रहे थे, तो हमें बेलवन रोड के पास में कुछ संदिग्ध की स्थिति में दो गाड़ियां हमें खड़ी मिली, जिसके आधार पर हमने जब और उसमें छानबीन करते हुए आगे गए तो हमें बेलवन रोड के जंगल में
7 लोग जुआ खेलते हुए मिले, जिनके कब्जे से हमें 4 लाख रुपए जुए की धनराशि बरामद हुई है। देहरादून पुलिस ने जुआ खेलते हुए 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से पुलिस ने करीब 2.5 लाख रुपए भी बरामद कर लिए हैं। ये सभी जुआरी प्रेमनगर इलाके के आडवाणी पुल के पास झाड़ियों में जुआ खेल रहे थे। शिकायत मिलने पर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए सभी को अरेस्ट कर लिया है। 7 जुआरियों को पकड़ा। उनके पोजेशन से 2,38,070 रुपया बरामद किया गया। ताश के पत्ते हैं और साथ साथ 7 मोबाइल फोन बरामद किया गया। इस टीम को भी मेरी तरफ से 10,000 के नाम है। देहरादून में देर रात बुलडोजर एक्शन हुआ है और यहां पर 2:30 बजे रात में बुलडोजर एक मजार पर गरजा। मसूरी फॉरेस्ट डिवीजन में जोहड़ी जाखन मार्ग पर बनी अवैध मजार को ध्वस्त कर दिया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में सुरक्षा बल की भी तैनाती थी। दरअसल वन विभाग ने 15 दिन का नोटिस दिया था, लेकिन जवाब नहीं मिलने पर अवैध मजार को ढहा दिया गया। आपको बता दें, उत्तराखंड में अभी तक 416 अवैध मजारें तोड़ी गई हैं और 289 हेक्टेयर जमीन को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया है। और उत्तरकाशी में रविवार को डुंडा प्रशासन ने अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया है और रतूड़ी सेरा के पास गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे बने अतिक्रमण पर जिला प्रशासन ने बुलडोजर चलाया, जिसमें 5 से 6 दुकानों और कच्चे मकानों को तोड़ा गया। प्रशासन का कहना है कि आगे भी इसी प्रकार से कार्रवाई चलती रहेगी। जिले में कई जगह अतिक्रमण किया गया है। के बारे में तो ये कहना चाहता हूँ कि अतिक्रमण वैसे हटना तो चाहिए, लेकिन थोड़ा समय मिलना चाहिए था, क्योंकि आजकल सीजन का टाइम भी है और लोगों की रोजमर्रा की सारी चीजें चल रही है, उससे तो थोड़ा टाइम तो मिलना चाहिए। देहरादून के प्रेमनगर इलाके में एक रेस्टोरेंट संचालक के साथ खाने को लेकर विवाद हो गया, जिसमें गोली चल गई और गोली चलाने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। रेस्टोरेंट में आरोपियों ने 19 मई की रात गोली चलाई थी, जिसकी सूचना पर प्रेमनगर पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए आरोपियों की तलाशी शुरू की और 2 आरोपियों गौरव चौहान और सुंदर को नंदा की चौकी से गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों से बरामद की गई लाइसेंसी पिस्टल को भी बरामद कर लिया। उनके पोजीशन से एक पिस्टल है आपका 32 बोर का, वो बरामद किया गया है। 2 मैगजीन और 15 जिंदा कारतूस वो बरामद किया गया है और साथ ही साथ एक सियाज कार है यूपी नंबर का, वो भी बरामद किया गया है। अपने ही नेताओं की गुटबाजी में फंसी कांग्रेस को अब विपक्षी दलों का सहारा है। कांग्रेस ने रविवार को दूसरी बार सीपीआई, सीपीएम जैसे दलों के साथ सर्वदलीय मीटिंग की। कांग्रेस को उम्मीद है कि उत्तराखंड में विपक्षी दलों को एकजुट कर वो आने वाले दिनों में बीजेपी को पटखनी दे सकती है। उत्तराखंड में अपने अस्तित्व बनाए रखने की जद्दोजहद में लगी कांग्रेस अब टुकड़ों टुकड़ों में बिखरे विपक्ष में उम्मीदें ढूंढ रही है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी असल मुद्दों से जनता का ध्यान भटका रही है, इसलिए मिलकर लड़ने की जरूरत है। रविवार को महारा ने सीपीआई, सीपीएम, चेतना मंच, जनता दल जैसे दलों के साथ मीटिंग कर आगे की रणनीति तय की। जनता का पूरा ध्यान भारतीय जनता पार्टी ने असली विषयों से हटा के रखा है। कल नई नई बातें कर रही है, वो कभी मस्जिद की बात करती है, कभी मजार की बात करती है, कभी लैंड जिहाद की बात करती है। वो अंकिता की बात नहीं करती, वो नौकरियों की बात नहीं करती, बेरोजगारों पर लाठीचार्ज की बात नहीं करती, वो महंगाई पे बात नहीं करना चाहते, गिरती हुई अर्थव्यवस्था पर बात नहीं करना चाहते। हमारे सबका ये तय हुआ है कि हम जनता के बीच में असली विषय जो हैं, जिससे लोगों का जीवन प्रभावित होता है, उन विषयों पर चर्चा करें और लोगों तक। उधर बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस और उसके साथ मीटिंग करने वाली पार्टियां आधारहीन हैं, जो हर चुनाव से पहले इकट्ठा होते हैं और चुनाव आते आते अलग हो जाते हैं। आज उसका ये साइज हो गया है कि वो अन्य दलों के साथ वो भी बैकफुट पर जाकर अपनी बैठकें करे, अपना वो करे। ये आधारहीन पार्टी हो गई है और सब वो लोग, जब इन्हें इलेक्शन दिखाई देता है, सबके एजेंडे अलग अलग हैं, सबकी सोच अलग अलग है, सबकी विचारधारा अलग अलग है। कईयों की तो कोई विचारधारा ही नहीं है।
हालांकि मीटिंग में कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्या तय हुआ इसका खुलासा नहीं किया गया, लेकिन कांग्रेस की सर्वदलीय मीटिंग से उत्तराखंड में बीजेपी कांग्रेस के बाद सबसे अधिक वोट शेयर वाली पार्टी बसपा की गैर मौजूदगी चर्चा का विषय रही। देहरादून से भारती सकलानी के साथ सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। रुड़की में रविवार को सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने जनता की समस्याएं सुनी और इस दौरान कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। वहीं सरकार जनता के द्वार में 106 शिकायतें दर्ज हुई हैं, जिनमें से अधिकांश समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया गया और पेंडिंग समस्याओं को संबंधित विभागों के अधिकारियों को सौंपा गया है। सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम में 106 एप्लीकेशनें सुनी गई, जिसमें अधिकांश शिकायतें मौके पर उनका निस्तारण किया गया और बाकी शिकायतें हमने ले ली हैं और वो संबंधित विभागों को हम भेज देंगे। हाईवे आम जनता की सुविधाओं के लिए बनता है, लेकिन देहरादून में एक हाईवे ऐसा बना है जिसे अब लोग मौत का हाईवे कहने लग गए हैं। देखिए ये हाईवे है कहां। देहरादून के हरिद्वार बाईपास हाईवे का मात्र 400 से 500 मीटर के एक पैच को इन दिनों लोग खूनी हाईवे के नाम से बुला रहे हैं, जिसका बड़ा कारण हाईवे में लगातार एक्सीडेंट होना है। आलम यह है कि यहां पर हर दिन औसतन 4 से 5 एक्सीडेंट हो रहे हैं और बीते 4 महीनों में इस पैच में 6 लोगों की मौत हो चुकी है, जिससे अब लोग हाईवे के इस पैच से डरने लगे हैं। एक्चुअली देखो, जो डिवाइडर है लोगों ने अपने अकॉर्डिंग खोल दिए हैं बीच बीच से, ये भी तो एक कारण है। और सबसे बड़ी बात जो यूथ है वो देखता नहीं कि कहां से कैसे मुड़ना है, वो कहीं से भी क्रॉस कर जाता है ना। एक उनकी स्पीड और हर कोई जल्दी में है, ये भी एक प्रॉब्लम है। सबसे बड़ी बात जो डिवाइडर है एक तरीके से खोले एक जगह, लेकिन ये कि हर जगह लोगों ने अपने सुविधा के अकॉर्डिंग खोल दिया है। हाँ, बहुत डर लगता है सर। पहले हमारे बच्चे, जो मेरा बेटा अब 12th में है, जब 9th में था तो हम उसको साइकिल से बाई रोड भेज देते थे, इसीलिए वो चला जाए। अब इतना डर लगता है ना कि बहुत ज्यादा, कि जो वो है ट्रक वाले हैं या हैवी लोडर गाड़ी है, वो इतनी ऐसे चला रही हैं। कितने रोड्स में हम एक्सीडेंट वगैरह भी देखे वीडियो। वहीं मामले में अधिकारी भी मान रहे हैं कि जब से हाईवे तैयार हुआ तब से कई एक्सीडेंट हो चुके हैं। हादसे के लिए हाईवे की भी कई खामियां सामने आ रही हैं। इसका मुख्य कारण ये हो रहा है कि रोड चौड़ी बन गई है, पर जो साइड रोड्स थी उसमें वो अभी भी छोटी है, जंक्शंस भी इनकम्प्लीट है, और जो बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, इल्यूमिनेशन चाहिए या फिर लेफ्ट फ्री एंगल चाहिए, जंक्शन के लिए जितनी एसेंशियल चीजें चाहिए उसका कहीं ना कहीं वहाँ पे अभाव है। हाईवे की डिजाइन में कमियां तमाम हैं, लेकिन इसका खामियाजा अब कई लोगों ने जान देकर भरा है। हरिद्वार बाईपास के इस हाईवे को बने अभी चंद महीनों का ही समय बीता है, लेकिन अब लोग इस हाईवे को खूनी हाईवे बताने लगे हैं, जिसका बड़ा कारण मात्र कुछ ही महीनों में कई लोगों की जान जाना और हर दिन 3 से 4 छोटे बड़े एक्सीडेंट होना है। कैमरा सहयोगी संदीप के साथ में सत्येंद्र अटवाल, न्यूज 18 देहरादून। देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए ऐतिहासिक पुरानी टिहरी को टिहरी डैम की झील के पानी में डुबो दिया गया, जो कभी गढ़वाल क्षेत्र का केंद्र बिंदु माना जाता था और अपनी संस्कृति परंपरा से अलग पहचान रखता था। लेकिन गर्मियों में टिहरी झील का जलस्तर काफी नीचे चला जाता है, जिससे पुरानी टिहरी का कौशल दरबार, राजमहल, रानी का महल और इसके आसपास बसे लोगों के मकानों के अवशेष दिखाई देने लगते हैं। पुरानी टिहरी विस्थापितों की यादें फिर से ताजा हो जाती हैं। इन तस्वीरों में आप पुरानी टिहरी को देख रहे हैं, जो अमूमन जलमग्न रहती है, लेकिन जब पानी नीचे चला जाता है गर्मी के दिनों में, तब ये दिखने लगती है। सर, ये जो है ना राजमहल जो दिखाई देता है, तो हम लोगों की जो पुरानी यादें वो ताजा हो जाती है और हम सब लोग भावुक हो जाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि यदि पूरा पानी इसमें से समाप्त हो जाए, पूरा पुरानी टिहरी पूरी दिखाई दे। उम्रदार हो गए हैं, लेकिन वो जो यादें हैं हमारी, वो यादें जो हमारी वो बराबर याद आती है। अब हम अपने नाती पोतों को बताते हैं तो उनको यकीन नहीं होता कि वहाँ पर कभी ऐसा शहर था या वो ऐसा घंटा घर था जो मतलब
हर टाइम बोलता रहता था, 1 घंटे बाद बोलता था। वहां पर जो जितनी पुरानी इमारतें थी, जितनी पुरानी बिल्डिंगें थी और बहुत सारी जो वहां पे विरासत थी हमारी, उनका एक म्यूजियम के माध्यम से एक म्यूजियम बनाकर नई टिहरी जिला मुख्यालय में रखकर बनाया जाए, जिससे जो आने वाली पीढ़ी हमारी है वो उसका संरक्षण करे, वो उसको देखे, उसके बारे में समझे। उत्तराखंड के लिए पलायन एक बड़ा अभिशाप है, लेकिन साल 2023 के आंकड़ों से पता चलता है कि पलायन पर कहीं ना कहीं रोक लग रही है और ये स्वरोजगार पर युवाओं का फोकस रहा है। मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पलायन को रोकने की बात कह चुके हैं। एंटी पलायन अभियान चलाया जा रहा है, जिसका असर इसे हम कह सकते हैं। साल 2020-21 में जहां पूरा विश्व वैश्विक महामारी से जूझ रहा था, जिसके चलते कई लोगों के जॉब पर भी संकट आ गया और कई लोगों ने दोबारा नौकरी की तलाश नहीं की और खुद का स्वरोजगार शुरू किया। ऐसे ही देहरादून के एक युवा है देव सुमन, जो विदेश में मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करते थे, लेकिन कोरोना महामारी के बाद देहरादून में ही रहकर ऑर्गेनिक खेती में स्वरोजगार शुरू किया और आज अपने साथ 50 से ज्यादा लोगों को भी काम दे रहे हैं। लोग अपना एम्प्लॉयमेंट देख रहे हैं, स्वरोजगार देख रहे हैं, बट अभी भी थोड़ा सा मुझे ये लग रहा है कि हमें विलेजेस की तरफ मूव करना चाहिए, क्योंकि इंडिया जो कंट्री है वो विलेजेस पे ही डिपेंडेंट है, चाहे वो पहाड़ के विलेजेस हो, चाहे वो शहरों के विलेजेस हो। अगर हम उन एरियाज में काम करेंगे तो हम लोग पलायन को पूरी तरह से रोक सकते हैं। लगातार युवाओं में स्वरोजगार और सरकार की स्वरोजगार योजना के साथ मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना से भी युवाओं को लाभ मिल रहा है। आलम यह है कि प्रदेश में पलायन के आंकड़े में काफी कमी देखने को मिली है और साथ ही पलायन आयोग की रिपोर्ट में सबसे ज्यादा प्रदेश में ऑर्गेनिक खेती की तरफ लोगों का झुकाव बढ़ा है। अगर अन्य व्यवसाय की बात करें तो इनमें डेयरी, सब्जी उत्पादन और ग्रोसरी स्टोर की बढ़ोतरी हुई है, जो कि प्रदेश के लिए एक अच्छी बात रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार एवं आधारभूत सुविधाओं की स्थापना हेतु मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना एवं मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना संचालित है। योजनाओं का असर ये देखने को आया है कि हमारे ग्रामीण अंचलों से जो है वो अस्थायी पलायन पर काफी हद तक रोक लगी है। पलायन का दर्द झेल रहा प्रदेश अब धीरे धीरे इससे बाहर निकल रहा है, लेकिन सरकार को चाहिए कि स्वरोजगार के साथ सुविधाएं भी जुटाएं, जिससे प्रदेश में रिवर्स पलायन बढ़े और पलायन पर ब्रेक लगे। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सत्येंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। बीते एक हफ्ते से पहाड़ों पर मौसम साफ है, जिसकी वजह से बद्री विशाल के दर्शनों के लिए तीर्थयात्री बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। तीर्थयात्री मंदिर के बाहर घूमते भी नजर आए, झूमते नजर आ रहे हैं। मंदिर परिसर में चारों तरफ रौनक ही रौनक दिखाई दे रही है। ये तस्वीरें देखिए, बद्री विशाल धाम की ये तस्वीरें हैं। चारों धाम के लिए पहुंचने वाले यात्री काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। देखिए, आप जानते हैं कि गत वर्ष जो श्रद्धालु तीर्थयात्री हमारे प्रदेश में आए थे, वो सारे जितने भी पुराने आंकड़े थे, रिकॉर्ड थे, वो ध्वस्त हो गए थे, नए रिकॉर्ड कायम हुए। और इस वर्ष भी हमें उम्मीद है कि जो चारधाम यात्रा है नए रिकॉर्ड कायम करेगी। लोग लगातार आ रहे हैं और थोड़ी असुविधाएं होती है, ज्यादा भीड़ होने पर असुविधाएं होती हैं, तो यात्रियों को भी इस चीज का जरा धैर्य रखना चाहिए कि हम थोड़ा सा कष्ट सहन कर लें। वैसे अनुकूल वातावरण जो मिला है हम सब लोगों को, हम सब भगवान के इसके लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु की इच्छा के कारण आज हम यहाँ पर आ पाए हैं और पूरे चारों धामों में हम लोगों को बहुत ही अच्छा माहौल यहाँ पर मिला। बॉलीवुड सिंगर जुबिन नौटियाल ने रविवार को देहरादून में सुबह एक बाइक रैली में हिस्सा लिया। जेंटलमैन्स राइट बाइक रैली में सिंगर जुबिन नौटियाल के साथ कई दूसरे बाइकर्स ने भी शिरकत की, हिस्सा लिया और रैली में वीटेंस बाइक्स भी शामिल हुई हैं, जो कि देहरादून की वादियों में घूमती हुई नजर आई हैं। बाइक रैली का उद्देश्य पुरुषों में होने वाले प्रोस्टेट कैंसर और पुरुष मेंटल हेल्थ के लिए जागरूकता चलाना बताया जा रहा है।
द नारद जयंती के मौके पर देहरादून में विश्व संवाद केंद्र के तत्वावधान में सोशल मीडिया कॉन्क्लेव आयोजित किया गया, जिसका विषय था संस्कृति के संरक्षण और राष्ट्रहित में सोशल मीडिया का उपयोग। कार्यक्रम में डीजीपी अशोक कुमार समेत दूसरे वक्ताओं ने सोशल मीडिया टूल्स के फायदे और नुकसान गिनाए। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता डीयू में पॉलिटिकल साइंस के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर संगीत रागी ने डेमोग्राफिक असंतुलन की ओर ध्यान खींचा और बताया कि कोई भी देश तब तक आगे नहीं बढ़ सकता जब तक उसके नागरिकों को आत्मबोध का ज्ञान ना हो। और वाकई कुछ भी बात इधर उधर हो जाती है, क्योंकि टेलीविजन पर जब आप बात करते हैं तो आपको फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के अंदर आपको रिएक्ट करना पड़ता है। बढ़ती गर्मी के चलते दूसरे राज्यों से लोग उत्तराखंड राहत पाने की उम्मीद से आते हैं, लेकिन यहां पर अब मौसम का मिजाज वैसा नहीं रहा। बीते 10 सालों के रिकॉर्ड बताते हैं कि पहाड़ पर टेम्परेचर में बढ़ोतरी हुई है। 43 डिग्री तक अब तापमान पार कर रहा है। उत्तराखंड के मैदानी जिलों के साथ साथ पहाड़ी जिलों में भी तापमान अपने रिकॉर्ड तोड़ चुका है। देहरादून में पिछले 2 दिन में पारा 38 से 39 डिग्री तक रहा, जो सामान्य से 4 से 5 डिग्री तक ज्यादा है, जबकि रिकॉर्ड बताते हैं कि यहाँ पारा 43 डिग्री के पार भी जा चुका है। यही हाल हरिद्वार पतंग नगर का भी है। मौसम वैज्ञानिक बताते हैं कि इसके पीछे बारिश की कमी से लेकर ग्लेशियर का टूटना काफी हद तक जिम्मेदार है। सीजन में कम बारिश से लेकर कम बर्फबारी भी इसका बड़ा फैक्टर है। एक तो ये चीज हो जाती है कि जो जब भी रेनफॉल एक्टिविटी बिल्कुल मिलेगी नहीं तो टेम्परेचर्स बढ़ेंगे। दूसरा चीज है कि आपका जो हवाओं का रुख है उस पर भी डिपेंड करेगा। अगर आपकी जो है वो ड्राई एरिया से आ रही है एयर और वार्म एयर आ रही है, एडवेक्शन उसका हो रहा है, तो तब भी तापमान बढ़ेंगे। जबकि पर्यावरण से जुड़े सामाजिक संगठन से जुड़े लोगों का मानना है कि निर्माण कार्यों की आड़ में पेड़ों की कटान हो रही है। साथ ही बेतहाशा गाड़ियों का लोड और ग्रीन हाउस इम्पैक्ट में बदलाव भी इसके लिए काफी हद तक उत्तरदायी है। जैसे शहर में या उत्तराखंड में ठंड हवा के प्रदेश ढूंढते हुए कल हमने देखा ट्रेन से उतरते हुए इतनी भीड़ सब टूरिस्ट की थी, लेकिन क्या उनको पता होता है कि यहाँ भी तापमान बढ़ा है? बाहर आते ही वो चकित हो गए और बिल्कुल ही थक गए। एक समय था जब देहरादून, हरिद्वार, हल्द्वानी, पतंग नगर जैसे पहाड़ों से सटे इलाकों में गर्मी काफी कम पड़ती थी, लेकिन मौसम में आए बदलाव से लगातार लगता है कि जल्द ही ये शहर भी तेज गर्मी वाले शहर बन जाएंगे। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। और इस रिपोर्ट के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 पर लगातार जारी है।